अरस्तु प्राचीन यूनानी दार्शनिक था जिसे राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है। वह महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो का शिष्य था और विश्व प्रसिद्ध योद्धा एवं सम्राट सिकंदर महान का शिक्षक था। तो फ्रेंड्स, राजनीति का जनक, राजनीति शास्त्र का जनक प्लेटो को नहीं, अरस्तु को ही माना जाता है। अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है। और अरस्तु कौन था? तो अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, यानी कि स्टूडेंट था। और जो सिकंदर महान है, सिकंदर महान का आपने नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर, या जो जीता वही सिकंदर। तो ये जो सिकंदर है ये बहुत बड़ा योद्धा था, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, आप इसे जानते होंगे। तो इसके जो शिक्षक थे वो अरस्तु थे। अरस्तु का जो शिष्य था वो था सिकंदर महान। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के एक नगर स्टेगिरा में हुआ, जो एथेंस के उत्तर में 200 मील की दूरी पर बसा था। उसका पिता मैसिडोन के राजा, सिकंदर महान के पिता में यानी कि दादा का राजवैद्य था। अरस्तु का पालन पोषण भी औषधियों की गंध से महकते हुए वातावरण में हुआ, जहां उसके मन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए उचित अवसर और प्रोत्साहन मिला। तो फ्रेंड्स, अरस्तु का जन्म मैसिडोनिया में हुआ था। मैसिडोनिया पूर्वी यूरोप का एक देश है। इसके अलावा जो उसके पिता थे, अरस्तु के जो पिता थे, वो मैसिडोन के राजा का राजवैद्य था। मतलब राजवैद्य थे, मतलब जड़ी बूटी वगैरह का काम करते थे, एक तरह से मतलब दवाइयों का काम करते थे, जिस कारण से अरस्तु के ऊपर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव पड़ा। अब जो जड़ी बूटी वगैरह का काम करते हैं, राजवैद्य वगैरह होते हैं, दवाई वगैरह बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जिसका प्रभाव अरस्तु के ऊपर पड़ा। और ऐसे माहौल में अरस्तु रहा जिसके कारण उसने अपना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया। और यही कारण है कि उसके नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में, एथिक्स और पॉलिटिक्स के विवेचन में जीव वैज्ञानिक यानी कि बायोलॉजी और आयुर्वैज्ञानिक दृष्टांतों का विस्तृत प्रयोग किया गया है। मतलब शॉर्ट में कहा जाए तो उसने अपने ग्रंथों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया है, स्पेशली जीव वैज्ञानिक और आयुर्वैज्ञानिक। 30 वर्ष की आयु में उसने एथेंस जाकर प्लेटो की छत्र छाया में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। प्लेटो उसकी कुशाग्र बुद्धि से इतना अधिक प्रभावित था कि वह अरस्तु को अपनी अकादमी का मस्तिष्क कहा करता था। वैसे अरस्तु ने आगे चलकर अपना चिंतन स्वतंत्र दिशा में विकसित किया और प्लेटो के विचारों की तीव्र आलोचना भी की। फिर भी उसके विचारों पर प्लेटो की अमिट छाप है। प्लेटो और अरस्तु दोनों ही प्रतिभावान थे, और जैसा कि सामान्य अनुभव से सिद्ध होता है, दो प्रतिभावान व्यक्ति कभी एकमत नहीं होते। देखिए दोस्तों, अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, बट फिर भी अरस्तु ने प्लेटो के कई सारे सिद्धांतों की आलोचना की है, और प्लेटो से अलग उसने अपना थोड़ा अलग राजनीति चिंतन पर विचार किया है। तो हालांकि दोनों ही प्रतिभावान व्यक्ति माने जाते हैं, बट दोनों ही प्रतिभावान व्यक्ति एकमत नहीं हो पाए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। अरस्तु ने पुस्तकों के संग्रह में विशेष रुचि ली, जिससे उसकी विद्वता में निखार आ गया। 344 ईसा पूर्व में हर्मियास जो कि एक शिष्य माना जाता है अरस्तु का, उसने अरस्तु को अपने राजदरबार में आमंत्रित किया और अपनी बहन से उसका विवाह कराया। उसके साथ अरस्तु ने पारिवारिक जीवन सुख से बिताया। कुछ वर्ष बाद मैसिडोन के राजा फिलिप ने अरस्तु को अपने राजदरबार में आमंत्रित करके सिकंदर की शिक्षा का कार्य सौंपा। सिकंदर उस समय 13 वर्ष का चंचल और अदम्य बालक था। उसे वश में करने में अरस्तु को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। विश्व विजय की महत्वाकांक्षा दर्शन शास्त्र की औषधि से संयत नहीं हो पाई। देखा जाए तो अरस्तु ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व को एक ही प्रणाली से बांधना चाहता था, परंतु सिकंदर संपूर्ण विश्व पर अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित करके उसे एक जैसे नियमों के अधीन लाना चाहता था। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ समय बाद यहाँ पे बात की जा रही है कि मैसिडोन के राजा ने, वहाँ का राजा था फिलिप, उसने अरस्तु को आमंत्रित किया कि आइए और सिकंदर को शिक्षा दीजिए।
सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर को शिक्षा दीजिए, एजुकेशन दीजिए। बट वो एक योद्धा था, सिकंदर एक योद्धा बनना था उसे, तो इसलिए काफ़ी हद तक वो अरस्तु के कंट्रोल में नहीं आया। बट यहाँ पे इनडायरेक्टली बताया जा रहा है कि अरस्तु के विचार और सिकंदर के विचार थोड़ा सा मिलते जुलते थे। कैसे? देखिए, अरस्तु चाहता था कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में पूरा विश्व एक हो जाए, पूरी जो विश्व है वो एक प्रणाली के रूप में बंध जाए, ताकि जो ज्ञान विज्ञान का जो प्रसार होगा पूरे विश्व में वो एक सा हो। उसी तरह जो सिकंदर था वो पूरे विश्व को अपना एक साम्राज्य बनाना चाहता था और पूरे विश्व को एक जैसे नियमों के अधीन रखना चाहता था। वैसे दोस्तों, आपको ईशा पूर्व का तो मतलब पता ही होगा, अगर नहीं पता तो प्लीज़ इसका मतलब आप ज़रूर पता कीजिए। बट फिर भी अगर मैं थोड़ा आपको आइडिया दूं तो यहाँ पर जो प्लेटो का जो जन्म हुआ था वो 384 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। तो अगर मैं समझाऊं कम शब्दों में तो यूँ कह सकते हैं कि 2400 साल पहले, आज से 2400 साल पहले उसका जन्म हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 334 ईसा पूर्व में अरस्तु एथेंस लौटा और वहाँ वह मैसिडोनियन दल से में सम्मिलित हुआ। उसने सिकंदर के साम्राज्यवाद के प्रति अपने अनुमोदन का भाव भी नहीं छिपाया, जिससे एथेंस के स्वाधीनता प्रिय नागरिकों की सभा उसके विरुद्ध हो गई। वह नगर केंद्रित देशभक्ति के स्थान पर यूनान को एकता के सूत्र में पिरोने की वकालत कर रहा था। देखिए दोस्तों, अब अरस्तु ने सिकंदर का जो साम्राज्यवाद का जो विचार था उसका समर्थन ही किया, एक तरह से उसका विरोध नहीं किया। और वो जब एथेंस गया तो वहाँ पे उसने मैसिडोनियन दल को ज्वाइन कर लिया, जो कि साफ दर्शा रहा था कि वो एक तरह से सिकंदर का समर्थन कर रहा है। अब जो एथेंस के लोग थे वो स्वाधीनता प्रिय थे, उन्हें स्वतंत्रता पसंद थी। वहाँ पर लोकतंत्र वगैरह पाया जाता था तो उन्हें स्वतंत्रता पसंद थी। बट प्लेटो चाहता था कि जो ये छोटे छोटे नगर राज्य हैं जो बढ़ चुके हैं, ये एकता के सूत्र में बंध जाएं और यूनान का एक गठन हो जाए पूरा। मतलब जो ये छोटे छोटे नगर थे वो उनको जोड़कर एक यूनान को एकता के सूत्र में बांध दिया जाए, वो इसकी वकालत कर रहा था। जिस कारण से जो स्वतंत्रता प्रिय लोग थे एथेंस के, वो उसके विरुद्ध हो गए, वो अरस्तु के विरुद्ध हो गए थे। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद एथेंस के देशभक्तों में आनंद की लहर दौड़ गई और वहां मैसिडोनियन दल का पतन हुआ। अरस्तु पर धार्मिक प्रार्थनाओं और बलिदानों के तिरस्कार का आरोप लगाया गया और उसके साथ सुकरात की कहानी दोहराए जाने का समय निकट था। अरस्तु ने सोच समझकर नगर छोड़ दिया और 322 ईसा पूर्व में कैलसिस में उसकी मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स, क्योंकि जो वहाँ के लोकतंत्रवादी थे, एथेंस के जो स्वतंत्रता प्रिय लोग थे, वो उसके विरुद्ध हो चुके थे और सिकंदर की भी मृत्यु हो गई थी। इस कारण से जो मैसिडोनियन दल था एथेंस में, उसका पतन हो गया। और जब उसका पतन हो गया तो अरस्तु को समझ में आ गया कि यहाँ के लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सुकरात के साथ जो कहानी हुई थी वो उसके साथ भी घट सकती थी। सुकरात की कहानी आपको पता ही होगा कि लोकतंत्रवादियों ने सुकरात को मृत्युदंड दे दिया था। तो उसे भी लगा कि मुझे भी ऐसा कुछ दिया जा सकता है, इसलिए उसने सोच समझ के उस नगर को, सिटी स्टेट को छोड़ दिया। हालांकि एक साल बाद ही फिर उसकी, कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। राजनीतिक चिंतन की चर्चाओं में प्रायः प्लेटो और अरस्तु के मतभेदों पर विशेष बल दिया जाता है, परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि अपने शिक्षक का तीव्र आलोचक होते हुए भी अरस्तु कई बातों में प्लेटो का ऋणी था और दोनों में अनेक समानताएं भी थी हैं। दोनों ने यूनानी नगर राज्यों की अस्थिरता को खतरे की सूचना के रूप में देखा और इसके लिए नैतिक अराजकता को उत्तरदायी ठहराया। दोनों ने यह स्वीकार किया कि राज्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आता है और सद्जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। दोनों ने शासकों और नागरिकों के लिए समुचित शिक्षा की आवश्यकता को स्वीकार किया और शारीरिक श्रम का भार दासों पर डालने का समर्थन किया। परंतु इन सभी मान्यताओं को वैज्ञानिक आधार पर स्थापित करके अरस्तु ने प्लेटो की तुलना में नई अंतर्दृष्टि का परिचय दिया। तो देखिए दोस्तों, प्लेटो और अरस्तु के जो विचार थे वो एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते नहीं थे। अरस्तु प्लेटो का बहुत बड़ा एक आलोचक भी था, बट फिर भी दोनों की जो विचार थे, कुछ विचार जो सिद्धांत थे, वो उनमें अनेक समानताएं थीं। दोनों ही
इस बात को समझ रहे थे कि जो यूनान राज्य हैं, यूनानी नगर राज्य हैं, जो ये सिटी स्टेट हैं, इनमें जो अस्थिरता है, जो अनस्टेबिलिटी है, वो बहुत खतरनाक है। अस्थिरता का मतलब समझ रहे होंगे, जैसे सरकार हट रही है फिर बन रही है, बन रही है फिर हट रही है, सरकार आ रही है जा रही है, तो ये इसको इन्होंने खतरा माना था। और दोनों ने ऐसे सिद्धांत बनाने की कोशिश की जिसके द्वारा लोगों को सद्जीवन की प्राप्ति हो सके, लोग सही से रह सकें। और दोनों ने ही दासों पर श्रम डालने का समर्थन भी किया। बट हाँ, थोड़ा सा अरस्तु को ज़्यादा श्रेय जाता है क्योंकि उसने वैज्ञानिक आधार का भी प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने अरस्तु के एक सामान्य परिचय को देख लिया, एक इंट्रोडक्शन को देख लिया। फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन को समझना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है। हालांकि इंट्रोडक्शन को लेकर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बट हाँ, इंट्रोडक्शन का आप यूज़ अपनी आंसर राइटिंग में थोड़ा बहुत कर सकते हैं। हालांकि इससे आपकी एक समझ डेवलप हो गई होगी, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं हमारे राज्य के टॉपिक की। अब अरस्तु राज्य को लेकर क्या कहता है, राज्य का क्या सिद्धांत प्रस्तुत करता है, उस पूरे के पूरे सिद्धांत को हम समझेंगे। ये जो टॉपिक है वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। इसी में आप जानेंगे कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। कई बार इससे भी क्वेश्चन आया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अरस्तु की प्रसिद्ध कृति पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में राज्य की स्वरूप, उत्पत्ति और उद्देश्य पर विचार किया गया है। इसमें उसने यह सिद्ध किया है कि राज्य व्यक्ति के लिए आवश्यक भी है और स्वाभाविक भी। देखिए दोस्तों, अरस्तु की जो बुक है, अरस्तु ने कई सारी बुकें लिखी हैं, कई सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें से एक है पॉलिटिक्स, राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र जो इसकी बुक है, उसके प्रथम भाग में, फर्स्ट पार्ट में, अरस्तु ने राज्य यानी कि स्टेट के स्वरूप, उसके नेचर, उसके ओरिजिन, उसका ओरिजिन किस तरह से हुआ और इस स्टेट के क्या उद्देश्य होते हैं, इस पर विचार किया है। और उसने अपने विवरण में ये सिद्ध करने की कोशिश की है, ये साबित करने की कोशिश की है कि जो राज्य होता है वो व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है और वो स्वाभाविक भी होता है। स्वाभाविक का मतलब आप समझ रहे होंगे कि राज्य जो है वो अपने आप जन्म लेने वाली चीज़ है, वो ऐसा सिद्ध करने की कोशिश करता है। राज्य के स्वाभाविक विकास, नेचुरल ग्रोथ पर विचार करते हुए अरस्तु ने लिखा है कि अकेला मनुष्य अपूर्ण है। मनुष्य जीवन के निरंतर प्रवाह को कायम रखने के लिए पुरुष और स्त्री का संयोग होता है और उनकी सेवा के लिए दास रखे जाते हैं। पुरुष, स्त्री और दास के संयोग से घर परिवार यानी कि हाउस होल्ड बनता है, जिसमें ये तीनों स्थायी सहचर के रूप में रहते हैं। अतः घर परिवार का निर्माण प्रकृति के नियम से होता है, जिसमें दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अरस्तु है वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, जो राज्य है ना वो एक स्वाभाविक, उसका जो विकास होता है वो स्वाभाविक होता है, अपने आप होता है। सबसे पहले वो कहता है कि जो मनुष्य है वो अपने आप में अकेला है, अपने आप में अपूर्ण है, मतलब इनकम्प्लीट है। मनुष्य अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पुरुष स्त्री साथ में आते हैं, फिर उनके साथ एक दास होता है जो उनकी सेवा करता है, और जब पुरुष स्त्री और दास जब मिल जाते हैं तो उससे एक घर परिवार बनता है, और ये तीनों जो लोग हैं वो अपने एक साथ रहते हैं, तो इससे एक घर परिवार का निर्माण होता है। तो अरस्तु यहाँ पर यही कह रहा है कि जो घर परिवार का निर्माण होता है वो प्रकृति के नियम के अनुसार ही होता है, मतलब नेचर के द्वारा ही ऐसा सिस्टम बना दिया जाता है कि अपने आप ही एक परिवार का निर्माण हो जाता है, और जो परिवार की आवश्यकताएं होती हैं वो अपने आप धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। जब घर परिवार फैलता है, अर्थात पुत्रों और पौत्रों के माध्यम से घर की शाखाएं स्थापित की जाती हैं, ताकि वहां दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ विस्तृत संतुष्टि प्राप्त की जा सके, तब ग्राम अस्तित्व में आता है। क्योंकि प्रत्येक घर में सबसे बड़े आदमी का शासन चलता है, इसलिए ग्राम में भी घरों के समूह का सबसे बड़ा आदमी शासक होता है।
यही कारण है कि आरंभिक अवस्था में शासन का जो रूप था वो राजतंत्रीय होता था। देखिए, अभी तक हमने बस इतना समझा कि अरस्तू कह रहा है कि जो राज्य का विकास होता है वो स्वाभाविक होता है, अपने आप होता है। कैसे होता है? तो अरस्तू कह रहा है कि देखो, मनुष्य होता है तो मनुष्य पुरुष, स्त्री और दास होते हैं, इससे एक घर परिवार बनता है। जब घर परिवार बन जाता है तो फिर कई सारे परिवार बनते हैं। जब कई सारे घर परिवार बन जाते हैं तो उससे गांव अस्तित्व में आता है, और जब गांव अस्तित्व में आता है तो उस गांव का एक जो शासक होता है, मतलब जो सभी परिवारों में सबसे बड़ा आदमी होता है, वो शासक के रूप में वहाँ पर काम करता है, मतलब पूरे गांव को संभालता है। इसके अलावा अंत में अर्थात अनेक ग्रामों के संयोग से जब कई सारे गांव आ जाते हैं और जब कई सारे गांव मिल जाते हैं तो नगर या राज्य का निर्माण होता है। प्राचीन यूनान में नगर और राज्य समवर्ती थे। मतलब दोस्तों कि जो यहाँ पर नगर शब्द आ रहा है या राज्य शब्द आ रहा है, अगर हम यूनान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें जब अरस्तू था, तो नगर और स्टेट दोनों का मतलब उस समय एक ही माना जाता था। आजकल हम नगर का मतलब मानते हैं सिटी को, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बट उस समय नगर को भी वो लोग स्टेट ही मानते थे। तो आप यूँ कह सकते हैं कि अरस्तू के अनुसार कई सारे गाँवों के मिलने से राज्य का निर्माण होता है। इस तरह सामाजिक संगठन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, क्योंकि राज्य की स्थिति में पहुंचने पर मानव समुदाय आत्मनिर्भर हो जाता है। अब अरस्तू कह रहा है कि सामाजिक संगठन की जो प्रक्रिया थी, जो उस समय शुरू हुई थी जब पुरुष, स्त्री, दास जब मिल रहे थे, जो उस समय शुरू हुई थी सामाजिक संगठन की प्रक्रिया, वो राज्य के निर्माण होने के बाद खत्म हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अरस्तू कह रहा है कि राज्य के निर्माण हो जाने पर मानव समुदाय इस स्थिति में आ जाता है कि वो अब आत्मनिर्भर हो जाता है। उसका जो सामाजिक संगठन की प्रक्रिया थी अब वो कंप्लीट हो जाती है। दूसरे शब्दों में यह प्रक्रिया जीवन की सामान्य आवश्यकताएं पूरी करने के उद्देश्य से शुरू होती हैं और राज्य का निर्माण हो जाने पर सद्जीवन का आधार तैयार हो जाता है। जिस तरह सामाजिक जीवन के आरंभिक रूप स्वाभाविक थे, उसी तरह राज्य भी सर्वथा स्वाभाविक साचार्य है। राज्य के अंतर्गत जो व्यक्ति अपने बुद्धि बल से यह जान लेता है कि समाज की सुरक्षा एवं उन्नति के लिए कौन कौन से कार्य आवश्यक हैं, वह स्वभावतः शासक होता है। और जो व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमताओं के बल पर इन कार्यों को संपन्न कर सकता है, वह स्वभाव से शासित होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अरस्तू कह रहा है कि जिस तरह से घर परिवार अपने आप बना था, मतलब किसी ने कुछ प्लान नहीं बनाया, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, अपने आप वो बन गई। घर परिवार अपने आप एक वॉलंटरीली वो बन गया था। उसी तरह राज्य भी स्वाभाविक है और वो अपने आप ही बन जाता है, ये अरस्तू कह रहा है। इसके साथ ही अरस्तू कह रहा है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, जिसको पता रहता है कि अगर मुझे अपने समाज की सुरक्षा करनी है, अपने समाज को आगे ले जाना है और ये कार्य हमारे समाज में लोगों के द्वारा किए जाने चाहिए या ये कार्य होने चाहिए, जो व्यक्ति ये सारी चीज़ें जानता है वो स्वभावतः शासक बन जाता है, वो अपने आप एक शासक बन जाता है। और जो व्यक्ति वो सारे कार्य कर सकता है, जो शासक बता रहा है, अगर जो व्यक्ति वो सारे कार्य कर सकता है तो वो जनता होती है, वो शासित होती है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनिए, अभी थोड़ा सा अलग चीज़ यहाँ पर शुरू हो रही है जो कि अरस्तू की ही बारे में है, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिए। अरस्तू के विचार से किसी वस्तु की प्रकृति उसकी अंतिम अवस्था से निर्धारित होती है, आरंभिक अवस्था से नहीं, क्योंकि वह वस्तु स्वभाव से अपने अंतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। देखिए दोस्तों, अरस्तू यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी चीज़ होती है तो उसका जो अंतिम अवस्था होती है, जैसे कि मान लो बिस्किट बनाने का पूरा प्रोसेस किया जा रहा है, तो जो उसकी अंतिम अवस्था क्या है इस प्रोसेस की, बिस्किट बनाने की, कि बिस्किट बनकर तैयार होकर पैक हो जाते हैं, ये इसकी अंतिम अवस्था है। तो अरस्तू कह रहा है कि किसी भी वस्तु की अगर हमें प्रकृति को समझना है, नेचर को समझना है या उसको समझना है, तो हमें उसकी अंतिम अवस्था को देखना चाहिए, आरंभिक अवस्था को नहीं। अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा।
इस दृष्टि से राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य के अंतर्गत रहना मनुष्य की प्रकृति का एक अंग है। राज्य में रहना मनुष्य के लिए इतना स्वाभाविक है कि अरस्तु के शब्दों में राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है। द स्टेट इज प्रायर टू मैन। अब अरस्तु कह रहा है कि राज्य इतना स्वाभाविक है, इतनी ऐसी वॉलंटरी चीज़ है स्टेट, जो अपने आप बन जाती है, और मनुष्य राज्य में रहना मनुष्य का इतना स्वाभाविक है कि अरस्तु ने कह दिया कि देखो राज्य पहले आया था, मनुष्य बाद में आया है। मतलब एक तरह से राज्य, वो कह रहा है कि देखो राज्य का जो अस्तित्व है वो मनुष्य से पहले है। अब इसे समझते हैं। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य का अस्तित्व राज्य से पहले है, लेकिन तर्कशास्त्र की दृष्टि से, लॉजिक की दृष्टि से राज्य का विचार मनुष्य से पहले आता है, क्योंकि पूर्ण का विचार अंश से पहले आता है। यदि हम हाथ या पाँव के बारे में सोचते हैं तो शरीर का ध्यान पहले आएगा, क्योंकि शरीर के अस्तित्व से पहले हाथ पाँव का कोई अस्तित्व नहीं होता। शरीर से कट जाने पर भी वे अक्षम और निरर्थक हो जाते हैं। इसी तरह राज्य से पहले या राज्य से कट जाने पर मनुष्य का अस्तित्व भी निरर्थक होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री की दृष्टि से देखें, इतिहास की दृष्टि से देखें, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो मनुष्य है, इंसान, वो पहले आया है, राज्य तो बाद में अस्तित्व में आया। ठीक है, बट जब हम लॉजिक की दृष्टि से देखते हैं तो अरस्तु कह रहा है कि देखो पूर्ण का विचार अंश से पहले आता है। मतलब कोई चीज़, जैसे कि अभी हमने बिस्किट की बात की थी, तो बिस्किट का जो पैकेट है, मान लो आपने एक बिस्किट खाया, तो एक बिस्किट, मतलब आपने एक बिस्किट खाया। अब दोस्तों देखो, आपने जो एक बिस्किट खाया है, उस बिस्किट से पहले क्या था आपके हाथ में? आपके हाथ में एक पैकेट था। अब पूरा आप इतिहास नहीं देखो, आप अगर ये देखो कि आप एक बिस्किट खा रहे हैं, तो उस बिस्किट से पहले क्या था? उस बिस्किट से पहले पूरा का पूरा एक पैकेट बिस्किट था। शायद आप थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे। मतलब देखो, अगर और भी इजी वे में समझाऊं तो जैसे कि मान लो एक रोटी है, तो आपके पास अभी रोटी नहीं है, आप एक रोटी का आपने टुकड़ा खा लिया है। अब आप विचार करेंगे कि रोटी का टुकड़ा पहले आया कि रोटी पहले आई। तो जाहिर सी बात है कि टुकड़ा तो तभी आएगा ना जब पहले एक साबुत रोटी बनेगी। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह से तर्क दिया जा रहा है कि जब हम शरीर के अंगों के बारे में सोचते हैं तो उससे पहले शरीर का ध्यान हमारे माइंड में आता है कि जब शरीर होगा तभी तो उसके अंग हम अंग होंगे। अगर हम कहें कि किसी के हाथ में चोट लग गई है, तो इसका मतलब उसके पास शरीर था, तभी तो उसके पास हाथ था, हाथ में चोट लगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि खाली उसका हाथ हो वो उसके पास। आप समझ पा रहे होंगे। कोई नहीं, अभी मैं इससे और भी अच्छे से समझाऊंगा। जो भी वो कह रहा है अरस्तु, वो सारी बातें ही हम कर रहे हैं। एक और चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर ना हम बहस नहीं कर सकते। जैसे कि अब आप सोचें कि अरस्तु जो कह रहा है वो तो गलत है, सही है। आप गलत सही नहीं अपने माइंड में बाद में लाना। पहले हम क्या कर रहे हैं ना कि सभी जो विचारक हैं उनके सिद्धांतों को हम पढ़ रहे हैं। हम किसी को सही नहीं कह सकते पूरी तरह, किसी को पूरी तरह गलत नहीं कह सकते। पहले हमारा काम बस इतना होता है कि पहले हमें सभी विचारकों को पढ़ना पड़ेगा। इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अरस्तु कह रहा है कि हम मनुष्य को मनुष्य के रूप में इसलिए पहचानते हैं क्योंकि वह राज्य में रहता है। राज्य में रहकर ही वह एक साधारण प्राणी से मनुष्य बनता है। अन्य प्राणी, पशु पक्षी, कीट पतंग इत्यादि पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और मर जाते हैं। उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, परंतु मनुष्य के लिए सद्जीवन की इच्छा स्वाभाविक है। सद्जीवन की प्राप्ति का एकमात्र उपाय राज्य है। तो यहाँ पर जो अरस्तु है वो कह रहा है कि मनुष्य तब बनता है जब वो राज्य के अंतर्गत रहता है। मतलब अगर हम किसी को मनुष्य कह रहे हैं तो मतलब वो राज्य के अंतर्गत, राज्य के हिस्से में आता है। इसलिए राज्य में रहना मनुष्य के लिए सर्वथा स्वाभाविक है। इसके अलावा वो कह रहा है अरस्तु कि मनुष्य हमेशा सद्जीवन की प्राप्ति, एक अच्छा जीवन प्राप्त करने की कोशिश करता है, और वो उसे अच्छा जीवन सिर्फ और सिर्फ राज्य में ही प्राप्त हो सकता है, स्टेट में ही प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए जो स्टेट है वो मनुष्य के लिए स्वाभाविक है।
अरस्तू के चिंतन में मानव जीवन के ऐसे किसी रूप के विवरण की कोई गुंजाइश नहीं है जो राज्य की उत्पत्ति से पहले की दशा को व्यक्त करे। उदाहरण के लिए आचार्य मनु ने जिस स्थिति को अराजकता कहा है, कौटिल्य ने जिसे मात्स्य न्याय की संज्ञा दी है, और टॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जॉन जाक रूसो ने जिसे प्राकृतिक दशा के रूप में व्यक्त किया है, वह स्थिति अरस्तू की कल्पना से परे की वस्तु है। अब देखिए दोस्तों, आचार्य मनु जो कि भारत के हैं, उन्होंने राज्य के जन्म से पहले बात की थी। जो भी व्यवस्था थी राज्य के जन्म से पहले, वो अराजकता थी। अराजकता में सभी मनुष्य एक दूसरे को लूटते थे। ताकतवर कमजोर के ऊपर मतलब दबाव डालता था, उसे लूटता था। कौटिल्य ने राज्य के जन्म से पहले जिस व्यवस्था का वर्णन किया है, उसे उसने मात्स्य न्याय कहा है, जहाँ पर बड़ी मछली छोटी मछली को मतलब परेशान करती है या उसे खा लेती है। मतलब कोई बड़ा आदमी, ताकतवर इंसान कमज़ोर को मतलब सताता है। इसके अलावा कुछ जो पश्चिमी दार्शनिक रहे हैं, जैसे टॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो, इन्होंने कहा है कि राज्य की स्थिति से पहले एक प्राकृतिक दशा होती थी। लोग प्राकृतिक दशा में रहते थे। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो अभी हम दार्शनिकों के नाम लिखे हुए हैं, ये दार्शनिक जो थे वो कहते थे कि राज्य के जन्म से पहले भी कोई स्थिति थी, कोई दशा थी। किसी ने उसे अराजकता कहा तो किसी ने उसे प्राकृतिक दशा कहा। जब राज्य का जन्म नहीं हुआ था, राज्य नहीं बना था। लेकिन अरस्तु ने अपने विवरण में अराजकता और प्राकृतिक दशा का कुछ भी वर्णन नहीं किया है। उसने कहा है कि राज्य का जो अस्तित्व रहा है वो स्वाभाविक रहा है और राज्य ही सब कुछ है, और राज्य का जो निर्माण था वो अपने आप ही हो गया है, और ऐसी कोई भी प्राकृतिक दशा या अराजकता नहीं थी। अरस्तु ये कह रहा है। अब देखिए दोस्तों, अरस्तु ने राज्य का वर्णन काफ़ी विस्तार से किया है, इसलिए हम पूरे टॉपिक को ही पढ़ेंगे। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी टॉपिक को और भी आगे बढ़ा रहे हैं। मनुष्य के लिए राज्य में रहना इतना स्वाभाविक है कि अरस्तु के शब्दों में मनुष्य स्वभावतः राजनीतिक प्राणी है। अब इसी टॉपिक में ये एक टॉपिक बन गया है, मनुष्य स्वभावतः राजनीतिक प्राणी है। कई बार इससे क्वेश्चन आता है, मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। इससे कई बार कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो मनुष्य के लिए राज्य में रहना इतना स्वाभाविक है कि अरस्तु के शब्दों में मनुष्य स्वभावतः राजनीतिक प्राणी है। यदि कोई मनुष्य राज्य में नहीं रहता या जिसे राज्य की ज़रूरत नहीं है, वह या तो निरा पशु है, यानी कि पशु होगा, या अति मानव होगा, सुपरमैन होगा। जो सही अर्थ में मनुष्य है वह राज्य से बाहर नहीं रह सकता। तो देखिए दोस्तों, अरस्तु कह रहा है कि जो मनुष्य है वो स्वभावतः बाय नेचर के द्वारा ही वो एक राजनीतिक प्राणी है। उसके अंदर राजनीति के गुण होते हैं। अगर कोई भी मनुष्य है जो राजनीति में मतलब राज्य में नहीं रहता है, तो आप उसे मनुष्य नहीं कह सकते। वो या तो पशु के समान होगा, एनिमल के समान होगा, या तो वो काफ़ी शक्तिशाली होगा, वो कॉमन ह्यूमन नहीं होगा। अब कई बार कई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मनुष्य स्वभावतः राजनीतिक प्राणी है, इसे एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। पहले जो अभी राज्य की बातें की है वो, और अब जो कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, ये सारी बातें आप उस क्वेश्चन में लिखेंगे। अरस्तु के इस कथन का तात्पर्य यह भी है कि मनुष्य सद्जीवन की प्राप्ति के लिए राज्य के अंतर्गत मिलजुल कर रहते हैं। उनका श्रम विभाजन उन्हें परस्पर आश्रित इंटरडिपेंडेंट बना देता है, और वे परस्पर सहयोग के बल पर समाज को चलाते हैं। यदि उनमें कोई मतभेद या संघर्ष पैदा होता है तो वह एक असामान्य स्थिति का संकेत देता है। इसकी रोकथाम या निवारण करना राज्य का काम है। तो देखिए दोस्तों, मनुष्य स्वभावतः राजनीतिक प्राणी है, इसके दो मतलब अरस्तु बता रहा है। एक मतलब तो ये कि मनुष्य जो है वो मनुष्य तभी होता है जब वो राज्य में रहता है। अगर वो राज्य में नहीं रहता तो वो मनुष्य भी नहीं है। दूसरा ये कि राज्य में रहकर जो मनुष्य होता है वो सद्जीवन की प्राप्ति के लिए काम करता है, तो वो मिलजुल कर रहता है। समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मनुष्य रहते हैं और वो श्रम विभाजन करते हैं। अपना जो श्रम होता है उनका, वो उसका डिवीज़न करते हैं और इस तरह एक दूसरे के ऊपर वो निर्भर हो जाते हैं। एक सहयोग की भावना बनती है।
और अगर कोई मतभेद होता है उनके बीच, तो उस मतभेद को खत्म करने का जो काम है वो स्टेट का है, एक तरह से सरकार का है वो काम। तो ये सारी बातें अरस्तु कह रहा है। मनुष्य को राजनीतिक प्राणी सिद्ध करने के लिए अरस्तु ने जो तर्क दिए हैं उन्हें इस तरह व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अरस्तु ने मनुष्य को राजनीतिक प्राणी सिद्ध करने के लिए कुछ तर्क दिए हैं। पहला है, मनुष्य स्वभाव से समूह बनाकर रहते हैं। मनुष्य घर परिवार बनाते हैं, घरों के संयोग से ग्राम बनते हैं, ग्राम के संयोग से नगर एवं राज्य बनते हैं। पहला हो गया ये। दूसरा है, मनुष्य की तरह घर परिवार और ग्राम भी आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। केवल राज्य ऐसी इकाई है जो सही अर्थ में आत्मनिर्भर है, अतः राज्य का निर्माण स्वाभाविक है। ये हो गया दूसरा। तीसरा है, मनुष्य का लक्ष्य सद्जीवन की प्राप्ति है। घर परिवार और ग्राम उसे अपने अपने सीमित क्षेत्र में ही सद्जीवन प्रदान करते हैं, लेकिन राज्य ऐसा संगठन है जो उसे समस्त क्षेत्रों में सद्जीवन प्रदान करता है। और चौथा है, मनुष्य न्याय और अन्याय के प्रश्नों पर तर्क करने की क्षमता रखते हैं। सद्जीवन की प्राप्ति के लिए इस क्षमता का प्रयोग जरूरी है। केवल राज्य ही मनुष्य को इस क्षमता के प्रयोग का उपयुक्त क्षेत्र और अवसर प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों, अरस्तु ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य जो है वो एक पॉलिटिकल एनिमल है, राजनीतिक प्राणी है, इस बात को सिद्ध करने के लिए कई सारे तर्क दिए हैं। उन सभी तर्कों का जो निचोड़ है वो ये है कि अरस्तु कह रहा है कि देखो, मनुष्य अपने आप जन्म से ही राज्य के निर्माण के लिए तत्पर हो जाता है या लग जाता है राज्य का निर्माण करने के लिए, क्योंकि राज्य ही उसे सद्जीवन देता है। राज्य ही वो स्थान है जहाँ पर वो अपनी सभी क्षमताओं का प्रयोग कर सकता है, सभी क्षेत्रों में वो सद्जीवन की प्राप्ति कर सकता है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो अरस्तु यही कह रहा है कि मनुष्य सद्जीवन की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी करता है वो सारे के सारे काम जो है वो राजनीतिक काम है, इसीलिए मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ये अरस्तु कह रहा है। जैसे कि मनुष्य समूह बनाकर रहते हैं स्वभाव से, तो समूह बनाकर रहता है, फिर घर परिवार बनाता है, तो इससे एक राज्य बन जाता है अपने आप ही। तो मनुष्य के द्वारा जो भी कार्य किया गया वो एक तरह से राज्य का निर्माण उसने कर दिया, तो वो एक तरह से राजनीतिक कार्य हुए। इसके अलावा मनुष्य अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग करने के लिए तर्क करने की क्षमता रखता है, और राज्य ही वो स्थान है जहाँ पर वो अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग कर सकता है। तो इसीलिए वो उसे कहा गया है मनुष्य को राजनीतिक प्राणी अरस्तु के द्वारा। कोई नहीं फ्रेंड्स, धीरे धीरे सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। नोट्स को पढ़िए ध्यान से, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह बात ध्यान देने की है कि राजनीति के बारे में अरस्तु की धारणा आज के युग में प्रचलित धारणा से सर्वथा भिन्न थी। आज के युग में परस्पर मतभेद, खींचतान और दबाव के तौर तरीके राजनीति के सामान्य लक्षण माने जाते हैं। राज्य यथासंभव जैसा संभव हो, इनके बीच में ऐसा रास्ता बनाने की कोशिश करता है जिस पर सब लोग कम से कम तात्कालिक परिस्थिति में चलने को तैयार हों। आज हम साधारणतः व्यंग्य में ही किसी व्यक्ति को राजनीतिक प्राणी, पॉलिटिकल एनिमल कहते हैं, क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति होता है जो साधारणतः दूसरों के हित को परे रखकर अपने गुट के हितों को बढ़ावा देने की जुगाड़ करता है। अरस्तु के चिंतन में इस तरह के राजनीतिक प्राणी के लिए कोई जगह नहीं है। देखिए दोस्तों, अरस्तु ने जिस भी स्टेट की बात की है वो आज के स्टेट से पूरी तरह अलग है। आज का जो स्टेट होता है वो पूरी तरह अलग है, आज का विचार अलग है। अरस्तु ने जिस राजनीति के बारे में बात की है, राजनीतिक धारणा के बारे में हमें बताया है, वो राजनीतिक धारणा आज की धारणा से अलग है। आज राजनीति का मतलब होता है कि अलग अलग समूहों के बीच सामंजस्य बिठाया जाए, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। आज के टाइम पर किसी पर दबाव डालना या प्रेशर डालना, कोई मतभेद होना, तो इसे हम कहते हैं राजनीति। और कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत काम करता है, किसी के ऊपर दबाव डालता है, तो हम कह देते हैं कि तुम राजनीति कर रहे हो। कोई छल कपट करता है तो हम कहते हैं ना, तुम राजनीति कर रहे हो, पॉलिटिक्स खेल रहे हो मेरे साथ। तो आप उसे कह सकते हो यू आर अ पॉलिटिकल एनिमल, आप राजनीतिक प्राणी हो। तो ये हो गया राजनीतिक प्राणी। बट अरस्तु के अनुसार
ये ऐसा कोई भी राजनीतिक प्राणी नहीं होता था। अरस्तु जिस राजनीतिक प्राणी की बात कर रहा है वो थोड़ी अलग है और आज के टाइम पर हम थोड़ा सा अलग इस पर विचार करते हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था के अलावा एक नैतिक संस्था भी है। अरस्तु ने राज्य के आंगिक सिद्धांत ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया है कि राज्य और व्यक्ति में वही संबंध हैं जो शरीर और उसके विभिन्न अंगों में पाया जाता है। जैसे शरीर के अलग अलग अंग अपनी अलग अलग क्षमताओं के अनुसार अलग अलग कार्य संपन्न करते हैं, वैसे ही समाज में अलग अलग मनुष्य अपनी अलग अलग योग्यताओं के अनुसार अलग अलग कर्तव्यों का पालन करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अरस्तु कह रहा है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, ठीक है, बट इसके साथ ही ये एक नैतिक संस्था भी है। साथ में अरस्तु यहाँ पर एक आंगिक सिद्धांत ऑर्गेनिक थ्योरी का समर्थन कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि राज्य और व्यक्ति में वही संबंध होता है जैसे शरीर और शरीर के अंगों के बीच होता है। शरीर के अंग अलग अलग होते हैं और वो अलग अलग कार्य करते हैं। उसी तरह मनुष्य की क्षमता अलग अलग है, तो वो राज्य के अंतर्गत अलग अलग क्षमताओं के कारण, अलग अलग योग्यताओं के कारण अलग अलग कर्तव्यों का पालन करता है। मनुष्य राज्य के भीतर अपने अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए नैतिक गुण अर्जित करता है। समाज के अलग अलग वर्गों में कार्यों का विभाजन होने से सभी मनुष्य एक दूसरे को अपने अपने गुणों से लाभ पहुंचाते हैं। इससे हमारे मन में अपने सहचरों, जो साथी हैं हमारे, उनके प्रति दायित्व, स्नेह, ममता, सहयोग इत्यादि की भावना पनपती है, जिससे हमारा चरित्र उन्नत होता है या हो जाता है। मतलब अरस्तु यही कह रहा है क्योंकि सभी मनुष्य अपना अपना काम करते हैं तो इससे सहयोग की भावना बनती है और इसी तरह एक नैतिक भावना पूरे राज्य में फैल जाती है। तो राज्य एक प्राकृतिक संस्था भी है और एक नैतिक संस्था भी है अरस्तु के अनुसार। दोस्तों, अभी हमने जितनी भी बातें की वो था अरस्तु के अनुसार राज्य क्या होता है, राज्य का क्या अर्थ है और मनुष्य किस तरह एक राजनीतिक प्राणी है। इन सभी बातों को हमने पूरा कर लिया। राज्य से संबंधित कितना भी बड़ा क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम में आ जाता है अरस्तु को लेकर, अरस्तु के राज्य के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, अरस्तु ने राज्य के बारे में जो बातें की हैं उसका वर्णन कीजिए, या फिर मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है इसका वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों में आप इस पूरे टॉपिक का जो आज अभी हमने इस यहाँ पर जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है, इस पूरे टॉपिक को आप अपने आंसर में लिखेंगे। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर देते रहें। थैंक यू।